हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस बायोलॉजी में पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। यह हम क्राउन जीके की बुक से बायोलॉजी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्राउन जीके के जितने भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उतना तो हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उससे रिलेटेड वह भी हम कर रहे हैं। इसके सारे फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट को हम समझ करके पढ़ेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में यह पूरे तरीके से छप जाए। आपको एक या दो बार अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और जो हमारा टारगेट है 20 में 20 तो वो हम हासिल करेंगे। चलिए आज देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे यानी कि सूक्ष्म जीव और कवक एवं पादप जगत। इससे पहले दोस्तों हमने क्या देखा है पार्ट 1 में, आप उसे देखिएगा जाकर के। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कुछ भी हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव हैं जिन्हें कि खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीवों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विषाणु के वायरस में, सॉरी विषाणु के बारे में, जिसे वायरस कहा जाता है। विषाणु की खोज डी आई आइवेनोवस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज डी आई आइवेनोवस्की, याद रखिएगा, आइवेनोवस्की के द्वारा किया गया था। इसने कैसे किया था? तो रोगग्रस्त तंबाकू, रोगग्रस्त डिजीज वाले, जो तंबाकू में डिजीज हुआ था, ठीक है, रोगग्रस्त तंबाकू के पौधों में इसने वायरस की खोज करी थी और जिस वायरस का खोज इसने रोगग्रस्त तंबाकू से किया था, उस विषाणु का, उस वायरस का नाम इन्होंने रखा था टोबैको मोजेक वायरस। क्या रखा था? टोबैको मोजेक वायरस। और इसकी खोज यानी कि वायरस की खोज किसके द्वारा करी गई? तो डी आई आइवेनोवस्की, डी आई आइवेनोवस्की किस पर किया था खोज, कैसे किया? तो रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में इसने खोज किया था और नाम क्या है उस वायरस का? टोबैको मोजेक वायरस। आगे देखिए, डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस के रवेदार रूप में प्राप्त किया था। देखिए दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस का क्रिस्टलाइज फॉर्म किसने खोजा था, किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस का रबेदार क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में, आप क्रिस्टल समझ रहे होंगे, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में वायरस को किसने प्राप्त किया? तो डब्ल्यू एम स्टैनले के द्वारा। वायरस की अगर संरचना, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, इसके शेप साइज के बारे में बात करें, तो वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं। वायरस बैक्टीरिया, वायरस जो है, जो विषाणु है, वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जीवाणु से भी छोटे होते हैं। और देखिए, ये जो वायरस है ये दो प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। वायरस जो है दो प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, आगे हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे आरएनए, डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो सेल के न्यूक्लियस में एक ऐसा प्रोटीन टाइप से है जो कि हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो उस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो वायरस होता है वह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, आपको याद रहना चाहिए। देखिए, प्रोटीन के खोल को, वो जो प्रोटीन, जिस, जैसे कि अभी हमने बात किया कि वायरस किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। और जो प्रोटीन का जो खोल होता है, जो कवर होता है, उसे वायरस में कैप्सिड कहते हैं, वायरस का कैप्सिड कहते हैं। और जो कि न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर होता है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके चारों ओर प्रोटीन का एक कवर होता है, प्रोटीन का एक कवरिंग होता है और इस प्रोटीन के कवरिंग को वायरस का कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को, कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सिड की छोटी छोटी, कैप्सिड क्या है? तो प्रोटीन का एक कवरिंग जो कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर रहता है वायरस के, उसको कहा जाता है कैप्सिड। और कैप्सिड की छोटी छोटी यूनिट्स को, छोटे छोटे यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमियर।
न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि अभी हमने बात किया कि सेल में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि टीआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, डीएनए क्या है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि न्यूक्लिक एसिड जो है या तो आरएनए या डीएनए होता है और इस आधार पर निम्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जो कि आरएनए है या फिर डीएनए है। तो देखिए, पादप वायरस जो प्लांट वायरस होता है, प्लांट में जो वायरस पाए जाते हैं, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें केवल आरएनए पाया जाता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड ही केवल पाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो प्लांट वायरस होता है, जो प्लांट में वायरस पाए जाते हैं, जो पादप में, जो पेड़ पौधों में विषाणु पाए जाते हैं, उसमें केवल और केवल जो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और जो एनिमल वायरस होता है, जंतुओं में जो वायरस पाए जाते हैं, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीएनए होता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और एक जो बात करेंगे आगे बैक्टीरियोफेज की, किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज की। तो नाम से पता चल रहा होगा कि बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज। तो पूछेगा बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं को खाता है। क्या करता है? जीवाणुओं को खाता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है, जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करता है। कौन? तो बैक्टीरियोफेज। जो वायरस जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु नहीं है, यह बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करता है, उसे मारता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। और जो बैक्टीरियोफेज है दोस्तों, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीएनए होता है। और अभी हमने बात किया था कि जो प्लांट वायरस होता है, जो एनिमल वायरस होता है, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड डीएनए ही होता है। और आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे, डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से होता है। तो कहता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीवों में विरियॉन की, ठीक है। विरियॉन, ये विरियॉन क्या है? तो विरियॉन जो है एक संपूर्ण विषाणुवीय, मतलब एक संपूर्ण वायरस का पार्टिकल है जो कि संक्रमण फैलाने में सक्षम है, उसे विरियॉन कहते हैं। देखिए, विरियॉन क्या है? वायरस का ही एक रूप है, ठीक है, वायरस का ही एक रूप है, वायरस का ही एक कण है जो कि संक्रमण फैलाने में सक्षम है। जैसे कि आपके आपके सामने किसी ने छींक दिया, तो उससे क्या होता है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कण अगर निकलते हैं और अगर छींकता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का समय था, उससे पहले देखिए जो सर्दी खांसी होता है, जो फ्लू होता है, तो उसमें लोगों के जो वायरस के ड्रॉपलेट्स होते हैं संक्रमण को फैलाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो वही कहलाते हैं विरियॉन। अब कहता है विषाणु की प्रकृति, वायरस की प्रकृति, नेचर उसका कैसा होता है? तो वायरस में निर्जीव एवं सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं उसमें सजीव और निर्जीव के गुण? तो देखते हैं। पहले निर्जीव के गुण, तो वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आपने इससे पहले तो आप सबने जाना होगा कि कोरोना वायरस जो है, आप लोग अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अगर अगर उसको कांटेक्ट नहीं मिलेगा, लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आ पाए, बहुत से जो संस्थान है सब कुछ बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? ऐसा है कि वो जो कोरोना वायरस है, अगर उसको कांटेक्ट नहीं मिलेगा, अगर उसको वैसा मीडियम नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा? सजीवों के शरीर में नहीं जा पाएगा और उसका जो जो संक्रमण है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह रुक सकता है। इसी कारण से सब कुछ बंद किया जा सकता था, किया जा रहा था। तो देखिए, निर्जीव के गुण क्या है? वायरस के निर्जीव वाला गुण क्या है कि वायरस जो है स्वयं खुद से वह डेवलपमेंट, वृद्धि नहीं कर सकता है। वे केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही अपना गुणन करने में सक्षम होते हैं। देखिए, जैसे कि आपके आगे अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित था और छींक दिया, अब उसके आगे कोई अगर जीवित व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो वो जो वायरस है थोड़े ही देर में, मतलब जो जो कोरोना वायरस में जो ड्रॉपलेट्स है वायरस का, विरियॉन है, वो क्या होगा? थोड़े ही देर में वो, उसको जब जीवित कोई कोशिका नहीं मिलेगा या उस, तो उसमें वो जा करके, अब मैंने पहले इसमें कहा गया है कि यह स्वयं वृद्धि नहीं कर सकता है। अब जब उसे कोई शरीर नहीं मिलेगा, मानव शरीर, जीवित शरीर या कुछ भी नहीं मिलेगा, लिविंग बीइंग्स, तो क्या होगा? ये मर जाएंगे, मतलब इसका संक्रमण इस प्रकार से रुक जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति है और उसके सामने कोई व्यक्ति चला गया, तो अब क्या होगा? ये छींकेगा और इसके अंदर ये चला गया, तो क्या होगा? सजीव उसको मिल गया, एक शरीर मिल गया, एक लिविंग बीइंग मिल गया। अब वायरस जो है उसके अंदर वृद्धि कर सकता है, अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, म्यूटेशन कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो इसका एक तो निर्जीव का गुण क्या था वायरस का कि यह खुद से जो है क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है, अपना डेवलपमेंट, वृद्धि नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? एक इसको शरीर चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं,
और उसके बाद कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन एवं अन्य उपापचय क्रियाएँ नहीं होती है। उपापचय क्रिया मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग जो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं, जो एनर्जी वार तो कुछ किसी सेल के बाहर, किसी लिविंग सेल के बाहर जो है वायरस उसमें किसी भी प्रकार का रेस्पिरेशन या फिर जैसा कि पहले ही हमने बात किया है, किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें नहीं होता है। तो यह उसका निर्जीव का गुण है और सजीव का गुण वायरस जनन कर सकता है। जिस प्रकार से कोई सजीव, जिस प्रकार से लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन करता है और अपने अपने सजातीय या फिर अपने जैसे समान किसी भी अपने जैसे लोग को या फिर जैसे कोई जानवर है अपने जैसा ही उस क्या करता है, पैदा करता है, तो उसी प्रकार से वायरस जनन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है एवं उनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, यानी कि म्यूटेशन की क्षमता होती है। आप तो इसके बारे में भली-भांति परिचित होंगे। आप जानते होंगे कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन आ गया, अभी ओमिक्रॉन आया था, तो ये क्या है? म्यूटेशन है। जो ये वायरस जो है अपने में म्यूटेट करते हैं, कुछ नया रूप धारण कर लेते हैं, अलग-अलग म्यूटेट करके किसी और में मिल करके। ये संवेदनशील होते हैं, ठीक है? बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन पर ताप, परावैंगिक किरणों आदि का प्रभाव पड़ता है। वायरस संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। यह भी इसको भी गुणन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, डेवलप इसको करने के लिए, फैलने के लिए उस प्रकार का वातावरण चाहिए। तो कहता है कि यह संवेदनशील होता है, इस पर टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह का प्रभाव पड़ता है। विषाणु यानी कि वायरस पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। मतलब कि जिस जिस सेल में यह जाते हैं, पोषी कोशिका की जिसके अंदर गया, जिसका थाली में खाया, उसी में छेद करने का आदत होता है वायरस का। जिसके अंदर गया, जो उसे पोसता है, मतलब जिसको, चूंकि यह खुद तो अकेले तो यह अपने आप को वृद्धि नहीं कर सकता है। इसको खुद जीने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? कोई शरीर चाहिए, कोई जीवित शरीर चाहिए, जीवित कोशिका चाहिए। अब जब इसमें वह जाता है जीवित कोशिका में, तो क्या करता है? उस कोशिका को नष्ट कर देता है, ठीक है? जिसे विषाक्त वायरस कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने अभी वायरस के बारे में देखा। अब देखते हैं कि विरियोड्स क्या है। विरियोड्स क्या है? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक टी.ओ. डायनर ने सर्वप्रथम विरियोड्स की खोज की थी, विरोइड्स की खोज की थी। किसने? तो अमेरिकी साइंटिस्ट टी.ओ. डायनर, याद रखिएगा, अमेरिकी साइंटिस्ट टी.ओ. डायनर ने सर्वप्रथम विरोइड्स की खोज की थी। याद रखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक टी.ओ. डायनर ने सर्वप्रथम विरोइड्स की खोज करी थी और ये गोलाकार एक स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं। गोलाकार एक स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं क्या? विरोइड्स, और जिनमें प्रोटीन का खोल नहीं होता है। इससे पहले हमने बात किया कि जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कवरिंग होता है, और अगर प्रोटीन का कवरिंग उसे कैप्सिड कहा जाता है, छोटे-छोटे यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। लेकिन जो विरोइड्स होते हैं वायरस का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें केवल एक स्ट्रैंडेड आरएनए से बना होता है और इसमें प्रोटीन का कोई खोल नहीं होता है, प्रोटीन का कोई कवरिंग नहीं होता है। ये विषाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, मतलब विषाणु का ही टाइप है, लेकिन विषाणु का छोटा भाई है विरोइड्स, ठीक है? अब जो विरोइड्स के कारण जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कौन-कौन से रोग हैं? तो देख लीजिए, सिट्रस एक्जिकार्टिस रोग किसके कारण? विरोइड्स के कारण होते हैं। सिट्रस एक्जिकार्टिस रोग। और नारियल के पेड़ का जो कंडांग रोग होता है, वह विरोइड्स के कारण ही होता है। नारियल के पेड़ का जो कंडांग रोग होता है, पूछा जाएगा कि नारियल के पेड़ का कंडांग रोग किसके कारण होता है? तो विरोइड्स के कारण होता है। और विरोइड्स जो है विषाणु से भी, वायरस से भी छोटे होते हैं। तो देख लीजिए, आगे देखेंगे प्रियोन क्या है? तो प्रियोन केवल प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो विरोइड्स है उसमें प्रोटीन का कवर नहीं होता है, और जो प्रियोन होता है वह केवल प्रोटीन से बने होते हैं, और इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। अगर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का खोल नहीं है, तो विरोइड्स है। अगर प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, तो वो प्रियोन है, ठीक है? वह क्या है? प्रियोन है। और इसका खोज जो है एवं नामकरण सबसे पहले किसने किया था? स्टेनले प्रूसिनर ने। किसने? स्टेनले प्रूसिनर ने, याद रहेगा, स्टेनले प्रूसिनर। अब देखिए, जो प्रियोन है उसके कारण जो डिजीज, जो रोग होता है, थोड़ा याद रख लीजिएगा कि प्रियोन के कारण जो डिजीज होता है उसे देख लीजिए कि क्रोयूट सल्फेट जैकब, यही याद कीजिए, क्लास में ही याद करना है आपको, सबको क्लास में ही याद करना है। कहीं आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जितना देर लग जाए क्लास में ही याद करना है और अभी ही रिवाइज करना है। एक या दो बार सुनेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, इतने अच्छे से आपको समझाने वाले हैं कि आपको अभी के अभी दिमाग में छप जाना है। देखिए, क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो प्रियोन के कारण। किसके कारण? प्रियोन के कारण। प्रियोन में क्या है? प्रोटीन होता है। जैसे कि यहां से लग रहा है
ठीक है, तो इसमें प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, याद रखिएगा। अब कहता है कि जो क्रोयूट सल्फेट जैकब है, यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का रोग है। जो क्रोयूट सल्फेट जैकब है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र यानी कि दिमागी रूप से यह क्या है, यह रोग है, नर्वस सिस्टम का रोग है। ठीक है, उसके बाद जिसमें क्या होगा, याददाश्त की कमी या पागलपन एवं डेमेंशिया जिसे कहा जाता है, एवं पेशी अनियंत्रण, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो प्रियोन है, प्रियोन के कारण जो रोग होता है मनुष्यों में, वह किस प्रकार का रोग है, तो तंत्रिका तंत्र संबंधी एक रोग होता है, क्रोयूट सल्फेट जैकब, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। जो हमारा कंट्रोल है किसके हाथ में है, नर्वस सिस्टम के हाथ में है, और अगर नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा तो हमारा याददाश्त शक्ति, हम पागल हो सकते हैं। तो इस प्रकार के रोग जो है क्रोयूट सल्फेट जैकब प्रियोन के कारण होता है। और लॉस ऑफ पेशी अनियंत्रण, मतलब कि आप देखते होंगे पोलियो वगैरह है, क्या है पोलियो, किस प्रकार का रोग है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग है। तो उस प्रकार का जो है हो जाता है क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग में। और क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग जो है एक वंशागत रोग है, एक जेनेटिक डिजीज है, लेकिन यह शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के द्वारा मानव से एक दूसरे में, या लेकिन यह शल्य क्रिया द्वारा एक मानव से दूसरे में प्रसारित हो जाता है। देखिए, यह एक वंशागत रोग है, जेनेटिक डिजीज है, लेकिन सर्जरी वगैरह में अगर गलती होता है, किसी का सर्जरी किया हुआ कोई जो क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है जो सर्जरी में यूज होता है, अगर वह दूषित हो गया है, तो अगर उससे किसी और को सर्जरी उसका कर दिया जाए तो उससे हो सकता है कि फैल जाता है यह क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग। अब देखिए, मैड गाय बीमारी, मैड काउ रोग, मैड काउ डिजीज आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि मैड काउ डिजीज जो है यह प्रियन के कारण होती है। किसके कारण, प्रियन के कारण, या फिर इसी को कहा जाता है, मैड काउ डिजीज को ही कहा जाता है बोविन बोविन स्पोंगी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोविन स्पॉन्गी, याद रखिएगा, बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। और यह किसके कारण होता है, तो प्रियन के कारण होता है। अगला है स्क्रेपी रोग। और स्क्रेपी रोग बकरियों और भेड़ों की मस्तिष्क कोशिकाओं का अपह्रास होता है। देखिए दोस्तों, जो बकरी भेड़ों का जो जानवर है, जो कैटल्स है, उसके मस्तिष्क का, उसके नर्वस सिस्टम का जो संबंधित सेल्स होते हैं उसका अपह्रास यानी कि उसका कमी होने लगता है, सेल्स का घट ये होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, तो वह जो रोग है वह स्क्रेपी रोग है और वह प्रियन के कारण होता है। आगे हम लोग बात करते हैं जीवाणु की। जीवाणु, बैक्टीरिया। दोस्तों, बैक्टीरिया जो है यह जंतु भी है और पादप भी है। हम लोग आगे जब पादप जगत पढ़ेंगे तो उसमें एक जगत है थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के अंदर बैक्टीरिया को भी पढ़ा जाता है। आपको हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया को थैलोफाइटा के अंदर भी रखा जाता है, थैलोफाइटा के अंदर भी रखा जाता है, यानी कि पादप जगत में भी जीवाणु को रखा जाता है। तो जीवाणु को पादप जगत में अगर रखेगा तो पादप जगत का मतलब क्या, कि वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, सब कुछ हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणुओं को। जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, याद रखिएगा, लीवेनहॉक साहब ने 1675, याद रखिएगा, 1675 ईस्वी में देखा था और उसका नाम जंतुक दिया था। क्या दिया था, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, इसको सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1675 में देखा था और उसे जंतुक नाम दिया था। क्या दिया था, जंतुक नाम दिया था। उसके बाद देखिए, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग, बैक्टीरिया शब्द, देखिए जीवाणु का खोज सबसे पहले किसने किया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1675 में। लेकिन जिस समय उसने 1675 में बैक्टीरिया की खोज करी थी उसको जंतुक नाम दिया था। और बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने किया। किसने, एहरेनबर्ग ने किया था। शब्द, जो बैक्टीरिया शब्द है उसका प्रयोग एहरेनबर्ग ने किया था। और लुई पास्चर और कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है, बैक्टीरिया से रोग फैलता है। किसने बताया, बैक्टीरिया के द्वारा रोग फैलता है, जो डिजीज होता है वह फैलता है, वह किसने बताया था, तो वह बताया था लुई पास्चर और कोच ने। अब एक एक कोशिकीय, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहां पर दिया गया, एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में यहां आपको दिख रहा होगा, तो बैक्टीरिया के सेल के बारे में यहां पर दिया गया, एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो इसके बारे में हमने बात किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, लेकिन इसके बाद जब हम लोग सेल को पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में देखने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि जो कि एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है, बहुकोशिकीय जिसे कहा जाता है, इसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर के ऊतक बनाते हैं। तो जो अगर एक कोशिकीय होगा उसमें ऊतक नहीं होगा। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, बहुकोशिकीय मतलब बहुकोशिकीय भी हो सकता है। तो देखते हैं कि जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। किसे, लीवेनहॉक को। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, इसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो
जीवाणु होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी कि एक कोशिकीय कोशिका होती है और इनमें पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाया जाता है। आपको पता है कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता और जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, सेल वॉल पाया जा रहा है, ठीक है? सेल वॉल पाया जा रहा है और सेल वॉल जिससे बना है जीवाणु का सेल वॉल, वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन नामक एक प्रोटीन से जो है पेप्टिडोग्लाइकन नामक एक प्रोटीन से जो है वह जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है, जो कि श्लेष्मक से घिरा होता है। श्लेष्मक मतलब एक तरह का जो लसलसा टाइप से होता है ना, उससे घिरा होता है, म्यूकस टाइप से, ठीक है? तो उससे घिरा होता है, ठीक है? कोशिका भित्ति। अब कहता है इसका सेल जो होता है, जीवाणुओं का सेल, उसमें 70S राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। देखिए राइबोसोम जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो है 2 टाइप के होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम और 80S टाइप राइबोसोम। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रख लेना, क्योंकि अगर अगर अभी हम सेल बताने लगेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो 70S टाइप राइबोसोम जो है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप देखिए बैक्टीरिया में 70S टाइप राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। क्या? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जिन भी जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, अब अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो रंग हरा, मतलब क्लोरोफिल आप हिंदी में पर्णहरित जानते होंगे, ठीक है? तो अगर रंग हरा है तो ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा, खुद से बना करके खाना खाएगा, है ना? फोटोसिंथेसिस का मतलब यही हुआ ना। तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने से भी खाना बना सकते हैं और दूसरों के ऊपर भी यह मतलब दूसरों के ऊपर भी परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। तो जीवाणु परपोषी और जो स्वपोषी दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों टाइप के होते हैं। जो भी जीवाणु होता है प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ, और जो नहीं करेगा वो हेटेरोट्रॉफ हो जाएगा। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं, जीवाणु के अनेक रूप, बैक्टीरिया के अनेक रूप होते हैं और देखिए एक-एक करके। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जीवाणु के रूपों के, तो सबसे पहला रूप का कोकाई, ठीक है? कोकाई, कोकाई याद रखिएगा, यह जीवाणु का एक रूप है, जीवाणु का एक टाइप है, गोल होता है यह, ठीक है? अब कोकाई जीवाणु, जो कोकाई बैक्टीरिया होता है वह गोल होता है, राउंड शेप्ड होता है और इसका भी अलग-अलग प्रकार होता है। इसका भी अलग-अलग प्रकार होता है कोकाई का, जैसे कि माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, ठीक है? माइक्रोकोकस। आगे बात करेंगे डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। माइक्रो देखिए कोकाई का मतलब क्या? जीवा जैसे कि अभी हमने बात किया कि कोकाई गोल टाइप का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, गोल शेप्ड होता है, राउंड शेप्ड होता है और इसके भी अलग-अलग टाइप है। एक तो सबसे पहला हमने क्या बात किया कि जो माइक्रोकोकस है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का टाइप है, कोकाई बैक्टीरिया का राउंड शेप्ड। अगला है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया यह हमेशा जोड़े के रूप में होता है, ठीक है? जोड़े के रूप में होता है ये, ठीक है? कपल फॉर्म में। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखिएगा ये सारे के सारे बैक्टीरिया के रूप है। पहला हमने क्या देखा कि देखा क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, फिर डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है वह जंजीर के रूप में होता है, ठीक है? और उसके बाद जो स्टेफाइलोकोकस, यह एक समूह में, ग्रुप में होता है। स्टेफाइलोकोकस जो है यह एक ग्रुप में बना करके रहता है ये लोग, ठीक है? समूह में पाया जाता है जीवाणु। अगला है सार्सिना। सार्सिना यह भी क्या है? एक जीवाणु का टाइप है, बैक्टीरिया का रूप है और जैसा कि हमने पहले बताया बैक्टीरिया का एक रूप कोकाई राउंड शेप्ड होता है और उसके अलग-अलग टाइप को हमने देखा, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिना। सार्सिना। अगला जो जीवाणु का रूप है वो है बैसिलस, ठीक है? बैसिलस। यह जो बैसिलस होता है, जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा कोकाई, तो कोकाई कैसा था? राउंड शेप्ड बैक्टीरिया था। लेकिन अगर बैसिलस की बात करेंगे तो ये क्या होता है? रॉड शेप्ड, ठीक है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप्ड जीवाणु होता है बैसिलस, ठीक है? और ये स्पाइरिला, स्पाइरिला जो बैक्टीरिया होता है, स्पाइरिला बैक्टीरिया सर्पिल होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से स्पाइरल टाइप से होता है और विब्रियो कोमा की तरह, एक कोमा की तरह बैक्टीरिया होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? एक गोल कोकाई टाइप का, रॉड शेप्ड तो उसको क्या कहें? बैसिलस कहें। स्पाइरल तो क्या हो गया? वो हो गया वो बैक्टीरिया जो हो गया स्पाइरिला, और विब्रियो जो कोमा की तरह होता है, ठीक है? तो ये इतने बैक्टीरिया के टाइप हैं। शेप के आधार पर अलग-अलग टाइप से इसको बांटा गया है। सबसे पहले कोकाई, फिर बैसिलस, स्पाइरिला और विब्रियो। कोकाई, बैसिलस, स्पाइरिला और विब्रियो। अब देखते हैं कि जीवाणुओं का क्या कोई आर्थिक महत्व भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इसका क्या? तो देख लेते हैं। देखिए जीवाणुओं का
जीवाणु प्रत्येक जीव के लिए लाभदायक और हानिकारक भी हो सकता है। जीवाणु बैक्टीरिया लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। कैसे होता है? तो देखते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं दही बनता है तो उसमें कौन-सा बैक्टीरिया भाग लेता है? अब बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो दही नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया हुए तो जीवाणु हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो हम देख लेते हैं एक-एक करके। देखिए, बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरिया क्या आता है, अगर लाभदायक में बात करें तो नाइट्रोजन निर्धारण मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं। जैसे भूमि में एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में राइज़ोबियम। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो दलहन पौधे होते हैं, उसके जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु रहते हैं और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करके दलहनी पौधों को देते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ कर पाते हैं, उसमें अच्छे से फसल हो पाता है। अगर वो जीवाणु नहीं रहेगा उसके जड़ों में, तो वो नहीं कर पाएगा। राइजोबियम जो है एक तरह का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में रहता है। दलहन कुल के पौधों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उसी प्रकार से कौन सा है, एजोटोबैक्टर, भूमि में एजोटोबैक्टर पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रो और उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम है। आगे देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु, मानव के जो पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई, यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। अगर वह जो बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, मानव के पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई, और यह पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अगला है, डेयरी उद्योग में भी बैक्टीरिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लैक्टोबैसिलस कैसियाई, और दूध की शर्करा को, यानी कि दूध का जो ग्लूकोज शर्करा है, उस दूध की शर्करा होती है लैक्टोज, उसको किण्वन द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है, फर्मेंटाइजेशन करके, ठीक है, किण्वन के द्वारा क्या करता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है और दही बन जाता है, ठीक है। और भी कुछ उद्योग हैं जिसमें कि जीवाणुओं का यूज किया जाता है। वो सब कौन से उद्योग हैं? देखिए, जैसे कि माइक्रोकोकस, इससे पहले अभी हमने देखा था माइक्रोकोकस, जो कोकाई टाइप का जीव होता है, राउंड शेप्ड, ठीक है। तो देखिए, माइक्रोकोकस तंबाकू के पत्रों में, या बैक्टीरिया है माइक्रोकोकस, तंबाकू के पत्रों में बैसिलस बैसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्रों में सुगंध पैदा करते हैं। देखिए, माइक्रोकोकस, याद रखिएगा कि जो तंबाकू का पौधा है उसमें तंबाकू के पत्तों में सुगंध कौन पैदा करता है? तो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। और चाय के पत्ती में सुगंध कौन पैदा करता है? तो बैसिलस मेगाथीरियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के पत्तियों में जो सुगंध जो सुगंध हम सूंघ पाते हैं, उसमें जो सुगंध है, वह किसके कारण? तो बैसिलस मेगाथीरियम। तंबाकू के पत्तों में तो माइक्रोकोकस के कारण। इनका प्रयोग चमड़े के शोधन एवं जूट के रेशों को अलग करने में भी किया जाता है, ठीक है। चमड़े के शोधन में, चमड़े का टैनिंग में जो है बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, और जूट के रेशों में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कुछ मेडिसिन के निर्माण में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कुछ मेडिसिन के निर्माण में भी जीवाणुओं का यूज किया जाता है। जीवाणुओं द्वारा कई प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कुछ जीवाणु हैं और उसके द्वारा जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, और उस एंटीबायोटिक को हम लोग मेडिसिन के तौर पर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन यह किस जीवाणु के द्वारा बनता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनता है, मेडिसिन बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रोडी नाम का जो जीवाणु है, इससे नियोमाइसिन एंटीबायोटिक बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुअली, देखिए सब में स्ट्रेप्टोमाइसिस है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सब में स्ट्रेप्टोमाइसिस है, आगे इधर बात करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, इससे बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रॉडी, इससे बनता है नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन माइसिस बेनेजुअली, इससे बनता है क्लोरोमाइसिटिन नामक एंटीबायोटिक जो है वह किस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुएली के द्वारा। वहीं पर स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिएंस के द्वारा ओरियोमाइसिन बनाया जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस के द्वारा टेरामाइसिन बनाया जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने यह सुना कि बैक्टीरिया के द्वारा कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक का भी निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। तो याद कीजिए एक बार फिर से, सब में स्ट्रेप्टोमाइसिस आप कॉमन समझिए। अब बात करते हैं ग्रीसियस के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन
फ्रॉडिनियोमाइसिन, बेनेजोली क्लोरोमाइसोटिन और उसके बाद जो ओरियोफेसियंस है उसके द्वारा ओरियोमाइसिन और रेमोसस के द्वारा टेरोमाइसिन। अब देखिए कुछ जो हानिकारक क्रिया है जिसके द्वारा हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वह किस प्रकार क्या है। तो बैक्टीरिया का काम है जो जीवाणु है उसके द्वारा रोग भी बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मानव, पादप, पेड़ पौधों में, जानवर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम लोग ह्यूमन डिजीज करेंगे तो वहां पर जीवाणुओं के द्वारा कौन सा ह्यूमन डिजीज होता है, प्लांट में कौन सा डिजीज होता है, जानवरों में कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो सबके बारे में हम लोग ह्यूमन डिजीज में बात करने वाले। लेकिन आप इतना जानिए कि बैक्टीरिया से मानव में, पादप में, पौधों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में रोग उत्पन्न होता है। वहीं पर खाद्य पदार्थ जो फूड आइटम होता है उसको भी नष्ट करता है कौन, बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। अभी हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वह बैक्टीरिया राउंड शेप्ड बैक्टीरिया कोकाई का एक रूप है। ठीक है, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया कोकाई का एक रूप है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि जिसका शेप जंजीर के जैसा होता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस हो गया और स्टेफाइलोकोकस, ये सब जो है इससे क्या होता है, विषैला पदार्थ जो टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिन्स ये क्या करते हैं अपने से निकालते हैं। ठीक है, और खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, विषाक्त बना देते हैं। अब जीवाणुओं के द्वारा विषाक्त बनाए हुए खाद्य पदार्थ को अगर कोई खाएगा तो वह विषाक्त हो जाएगा, तो मर सकता है। तो इस प्रकार से जीवाणु जो है खाद्य पदार्थों को, फूड को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जीवाणु मिट्टी का विनाइट्रीकरण कर उसकी उर्वरता को कम कर देता है। अब अगर नाइट्रोजन जो है, जीवाणु कुछ होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन बनाए भी रखता है इसका धरती का, और कुछ जीवाणु जो है नाइट्रोजन का डी नाइट्रिफिकेशन कर देता है, विनाइट्रीकरण कर देता है, और जिससे कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। और एक होता है स्पाइरोकीट साइटोफाज। स्पाइरोकीट साइटोफाज कपास के रेशों को नष्ट कर देता है। याद रखिएगा कि कपास के रेशों या कॉटन के जो रेशे होते हैं उसे नष्ट कौन करता है, तो उसे नष्ट करता है स्पाइरोकीट साइटोफाज। स्टाइरोकीट साइटोफाज। तो ये हम लोगों ने सूक्ष्मजीव देखा। अब हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम को। तो थोड़ा सा प्लांट किंगडम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग क्राउन वाले प्लांट किंगडम को अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर प्लांट किंगडम की बात करें, जैसे पादप जगत है, ठीक है, प्लांट किंगडम, आगे हम लोग पादप जगत के बाद एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, एनिमल किंगडम को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए अगर पादप जगत प्लांट किंगडम की बात करें तो इसको दो पार्ट में बांट करके पढ़ा जाता है। एक तो देखिए पादप जगत को क्रिप्टोगेम और एक फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। फेनरोगेम मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप लोग की फ्लावरिंग प्लांट या फिर पुष्पोद्भिद। फेनरो, फेनरो आप इस तरह से समझ सकते हैं, फूल है, ठीक है। तो पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद जिसमें कि बीज वगैरह, पुष्प, फूल ये सब होते हैं, पुष्पोद्भिद। और एक होता है अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद मतलब किसी तरह का बीज, फूल, पौधी ये सब नहीं होते, केवल पत्ती और तना ये सब होता है। तो यह एक तरह से अविकसित पौधे हैं और यह पूरे तरीके से विकसित होता है पुष्पोद्भिद। यह भी दो प्रकार में अपुष्पोद्भिद को यानी कि क्रिप्टोगेम्स को दो बांटा जाता है, तीन टाइप में, तीन फाइलम में। किसमें किसमें, तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखिए प्लांट किंगडम को दो पार्ट में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम में कोई तरह का पुष्प वगैरह या फिर फूल, बीज, फल ये सब नहीं होते हैं क्रिप्टोगेम्स टाइप के प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन अगर पुष्पोद्भिद यानी कि फेनरोगेम वाले में देखेंगे तो उसमें बीज होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, सब कुछ होते हैं। वह दो पार्ट में बटेगा, अलग से बात करेंगे उसका। तो देखिए ये जो क्रिप्टोगेम्स है इसमें होता है, इसको तीन फाइलम में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा को भी, थैलोफाइटा में हम देखेंगे आगे कि क्या क्या होता है, एल्गी है, फंजाई है, लाइकेंस है, बैक्टीरिया भी, ठीक है, बैक्टीरिया भी, कवक, जो कवक होते हैं, सॉरी जो जीवाणु होते हैं वह भी थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। ऐसे जीवाणु जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो क्रिप्टोगेम्स के इस थैलोफाइटा के बैक्टीरिया, थैलोफाइटा में आते हैं, थैलोफाइट्स फाइलम में आते हैं। और अगर बात करें ब्रायोफाइटा की और टेरिडोफाइटा की, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, फिर आएंगे पिक्चर को देखेंगे और समझ में आएगा। हम लोग देखेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से, किससे, अभी क्राउन से देखने वाले, क्योंकि क्राउन पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ना, अभी थोड़ा फैक्ट को देख लेंगे वहीं पर, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। ब्रायोफाइटा जो है दोस्तों, ब्रायोफाइटा एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह आपने देखा होगा जैसे कि काई वगैरह देखा है,
काई जो देखा है आपने, आपके घर में या फिर बाथरूम वगैरह में काई लग जाता है, सड़कों पर चलते होंगे जहाँ नमी रहता है वहाँ काई लग जाता है, तो वो क्या है? ब्रायोफाइटा है, जिसे मॉस कहा जाता है, ठीक है? मॉस है, मार्केंसिया है, सबके बारे में देखेंगे और ये ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। सबसे पहले अगर कहेंगे कि सबसे पहले इस धरती पर सबसे पहले अगर कोई प्लांट आया है, तो वो ब्रायोफाइट्स ही आया है। कौन? ब्रायोफाइट्स ही आया है सबसे पहले इस धरती पर। और अगर थैलोफाइटा के बारे में बात करें, तो पादप जगत का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ पादप जगत का थैलोफाइटा है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वह थैलोफाइटा ही है। एल्गी है, फंजाई है, लाइकेंस है, जीवाणु वगैरह सब कुछ। टेरिडोफाइटा जो है वह धरती पर जो सब आप जब सबसे ज़्यादा देखते होंगे फैला हुआ रहता है, तो ये होता है टेरिडोफाइटा, सबके बारे में देखेंगे। ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा के बारे में क्या इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे अभी आगे। और एक होता है जो फेनेरोगेम में अपुष्पोद्भिद, जिसमें किसी भी प्रकार का सॉरी पुष्पोद्भिद, फ्लावरिंग प्लांट, यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। पुष्पोद्भिद में बीज होता है, बीज भी होता है, लेकिन बीज जो होता है, ये जो सीड्स होते हैं, एक एक जो फेनेरोगेम को बांटा जाता है, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा प्लांट का फाइलम जिसमें कि बीज जो होता है खुला होता है, मतलब खुले आसमान में यह बीज नंगा होता है, नेक्ड होता है, नेकेड आई से हम उसे देख सकते हैं, मतलब फल के बाहर जो होता है बीज लगा हुआ होता है, नग्न होता है, नग्न अवस्था में होता है, जिसको नंगा बीज कहते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा, जिम्नो का मतलब नग्न और स्पर्म का मतलब बीज होता है, स्पर्म का मतलब बीज। तो नग्न बीजी पौधे जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। आगे बात करेंगे कि जैसे किस प्रकार से नग्न बीजी में पाइनस, साइकस, ये सब है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म क्या होता है? एक एनजीओ का मतलब होता है कवरिंग, कवर, आवृत, मतलब बीज को कवर किया जाता है, बीज कवर्ड रहता है बीज, तो वो होता है क्या बोलते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म के भी दो टाइप होते हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट। मोनोकोट का मतलब एक बीज पत्री और डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री। एक ऐसा क्या बोलते हैं जिसके बीज में एक बीज पत्र हो और जिसके बीज में दो बीज पत्र हो, वह दो द्विबीजपत्री कहलाता है। जैसे कि दाल वगैरह, आप चना का दाल को आप उंगली से तो फोड़िएगा तो दो दो पार्ट निकलता है उसका, दो कली। या फिर मटर को आप तोड़ते हैं तो उसका दो दाल बीज बीज निकलता है, उसके बीज जब उसको तोड़ करके उसके कवर को हटा करके मटर को आप उंगली से दबाइएगा तो क्या होता है? दो बीज निकल जाता है उससे। उसी प्रकार दाल, चना का दाल से आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो डाइकोट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। और मोनोकोट जैसे कि चावल, चावल है, ठीक है। अब चावल को जैसे ही आप उसके बीज से निकालेंगे तो दो तो नहीं निकलेगा, केवल उसके बीज में एक ही बीज पत्र है, चावल में एक चावल निकलता है। तो इस प्रकार से यह मोनोकोट और डाइकोट में बटा रहता है, जो कि नग्न, उसके बीज जो होते हैं कवर्ड रहते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है, और लहसुन है, प्याज है, ये सब के जो बीज हैं कवर्ड रहते हैं। अब किस टाइप का बीज पत्र है, उसमें एक बीज पत्र है या दो बीज पत्र है, उसके हिसाब से भी उसे बांटा गया है। तो आपने देख लिया प्लांट किंगडम को बांटा जाता है क्रिप्टोगेम में, मतलब कि औपस्पोद्भिद, और फेनेरोगेम में पुष्पोद्भिद, और क्रिप्टोगेम को भी बांटा जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगेम को जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो शुरुआत में क्या हम लोग जैसा मानव डेवलप था? क्या हम लोग अभी जिस जनरेशन में हैं हमारे जैसे ही उस समय डेवलपमेंट था? लोग जो थे, कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे, ठीक है, और उसको उसके पास अंग रहते हुए भी वह उस तरह से कुछ यूज करना नहीं जानते थे, उतना डेवलप्ड फॉर्म में नहीं था। तो उसी प्रकार से जीव जंतुओं में भी शुरुआत हुआ था, तो पहले वैसे डेवलप्ड फॉर्म में नहीं थे। उसी प्रकार से प्लांट भी जब जब इसका शुरुआत हुआ है जहां से, तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्लांट का डेवलपमेंट होते गया, तो पहले क्या था? पत्ती, पौधे, फूल नहीं थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा, पेड़ पौधे, प्लांट्स में पत्तियां आने लगे, ठीक है, उसके तना आने लगा, फिर आगे बढ़ा, पत्ती तना, ये सब पत्ती तना ये सब आने लगा, अच्छे रूप में आने लगा, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ेगा तो पत्ता होगा, तना होगा, फूल होगा, बीज होगा। तो इस प्रकार से जो है प्लांट जो है इस प्रकार से डेवलप करते गया और बनते गया। थाइलोफाइटा में रख दिए, ब्रायोफाइटा में रख दिया, टेरिडोफाइटा में रख दिया, जिम्नोस्पर्म में रख दिया, इस प्रकार से रखते चले गए। हम लोग इसको अच्छे से जब अभी पढ़ने वाले हैं तो फिगर को देख करके अच्छे से सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं।
दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा के अंदर ही फंजाई को रखा जाता है, कवक को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो क्राउन बुक में कवक को पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है? जैसे कि इससे पहले हम देखे थे जो 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो फंजाई था, तब जाकर के प्लांटी था। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर दिया गया है, तो जिस प्रकार से क्राउन जीके में दिया गया है, वैसे ही हम पढ़ते हैं। अगर मेरा थ्योरी क्लास होता, तो कवक को, फंजाई को हम प्लांट किंगडम की में ही समझा देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंजाई पहले फिर प्लांट किंगडम, चूंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो पहले हम कवक को पढ़ लेते हैं, यानी कि फंजाई। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और माइकोलॉजी के जो फादर हैं उसे माइकेली कहा जाता है। इसके बारे में हमने बात किया था। कवक जो होता है, कवक यानी कि फंजाई जो होता है, वह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। विषमपोषी का मतलब जो कि खुद से खाना नहीं बनाते हैं, खुद से बना करके नहीं खाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं करते हैं। यह अपने भोजन के लिए किसी और पर क्या होता है, डिपेंडेंट रहते हैं। अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि मृतोपजीवी, परजीवी या फिर सहजीवी। यह किस प्रकार से भोजन किसी से ग्रहण करते हैं? मृतोपजीवी मतलब या किसी डेड सेल पर या फिर डेड बॉडी को क्या करते हैं, उसके ऊपर रह करके अपने लिए भोजन वहाँ से लेते रहते हैं। डिकम्पोज बॉडी को धीरे 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 काट के उसको सड़ाते रहते हैं, तो उस प्रकार से यह भोजन लेता है। परजीवी मतलब किसी के ऊपर रह करके उसके खून को चूस रहा है, मतलब उस केवल क्या कर रहा है, केवल उससे खा रहा है, उसको कोई भी सुविधा या उसको कोई भी प्रॉफिट प्रदान नहीं कर रहा है, तो वह कहलाता है परजीवी। परजीवी का मतलब केवल उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना, अपने से कुछ नहीं देना, इस प्रकार से भोजन करता है। और एक होता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है कि मैं भी तुमको कुछ दूंगा, तुम भी मुझे कुछ देना। तो इस प्रकार से भी यह भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जो कवक होता है यह विषमपोषी होता है, यानी कि अपने से। संपोषी का मतलब ऑटोट्रॉफ, और विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ, खुद से खाना नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी और पर यह क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो यह कवक क्या होता है, विषमपोषी। मृतोपजीवी किस प्रकार से? मृतोपजीवी परजीवी और सहजीवी टाइप से ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अब देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ है तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, और क्योंकि इनमें हरित लवक तथा वर्णक नहीं होते हैं। देखिए जो फंजाई कवक होता है, ये इसमें किसी भी प्रकार का हरित लवक, जो क्लोरोफिल होता है, या फिर कोई तरह का पिगमेंट, वर्णक नहीं होता है, जिसके कारण कि यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। और पोषण जो होता है इसका अवशोषण के द्वारा होता है, यानी कि ये जो है किसी से एब्जॉर्ब करता है खाना को। इसका जो न्यूट्रिशन होता है, या किसी से, जैसे कि अगर किसी के ऊपर रहेगा तो अवशोषित करता है उसको, उससे लेता है भोजन। आगे देखिए, जो कवक है, जो फंजाई है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। जटिल शर्करा की, स्टार्च का बना होता है काइटिन नामक। देखिए अगर बात करें कि कवक, तो कवक क्या है? कवक फंजाई, ठीक है? और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वह काइटिन नामक जटिल शर्करा का बना होता है। जटिल शर्करा का बना होता है। अब देखिए इसमें जो संचित भोजन होता है, ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में होता है। जो फंजाई होता है, जो कवक होता है, इसमें जो भोजन यह स्टोर करके रखता है खाने के लिए, वह किस फॉर्मेट में रखता है? ग्लाइकोजन और तेल, ऑयल के रूप में होता है। अगर कवक के आर्थिक महत्व की बात करें, यानी कि इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वह ये किस किस चीज में हमारे लिए यह लाभदायक है, तो कवक के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक, यानी कि पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई का नाम है, एक कवक है पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो गया, मेडिसिन बन गया है ना पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। वहीं पर एस्परजिलस नामक कवक, एस्परजिलस नामक कवक जो है वह पनीर बनाने के काम में आता है। देखो अब क्या हो गया, अगर पूछा जाएगा कि जो पनीर है वह किस कवक से, किस फंजाई से बनता है, तो स्पर्जिलस से। पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। आगे देखिए, एर्गोट नाम का एक जो कवक है वह क्लेवीसेप्स परपरिया से प्राप्त होता है। सॉरी, एर्गोट जो है वह किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसेप्स परपरिया से। किसे? क्लेवीसेप्स परपरिया नामक फंजाई कवक से एर्गोट प्राप्त होता है। आगे देखिए, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जीव रसायन तथा जेनेटिक कार्यों में शोध के लिए किया जाता है। न्यूरोस्पोरा फंजाई का जो उपयोग है वह जीव रसायन तथा जेनेटिक कार्य में इस रिसर्च के लिए किया जाता है। वहीं पर
जो क्लेवीसेप्स नामक फंजाई से ही लाइसर्जिक एसिड तथा डायएथाइल एमाइड प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि जो क्लेवीसेप्स नामक जो फंजाई है इसी से लाइसर्जिक एसिड और डायएथाइल एमाइड प्राप्त होता है, जो कि एक विभ्रमकी पदार्थ है। क्या है? विभ्रमकी पदार्थ है। ये जो कवक है क्लेवीसेप्स, इससे क्लेवीसेप्स से लाइसर्जिक एसिड डायएथाइल अमाइड प्राप्त होता है। और यह जो एक लाइसर्जिक एसिड डायएथाइल अमाइड है, इससे आपको हेल्यूसिनोजेनिक भी बनाया जाता है। इसका मतलब होता है जैसे कि इल्यूजन आप लोगों ने सुना होगा, जिससे कि इस आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह किसी के बुद्धि को, किसी का जो मति मेंटल स्टेट है उसको थोड़ा सा भरमा सकता है। इस प्रकार से अगर उसे दे दिया, जैसे साइकाइट्रिक वगैरह जो है, साइकाइट्रिस्ट वगैरह जो है इसका यूज कर सकता है कि इससे क्या होगा, लोगों का जो सेंसेशन होगा या फिर सेंसिटिवनेस है उसको थोड़ी देर के लिए खत्म करके उसको भ्रम की स्थिति में लेकर आया जा सकता है और उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का पदार्थ जो है यह क्लेवीसेप्स नामक बैक्टीरिया से, कवक से ही बनता है। और कवक से मनुष्य एवं पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। यह है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जब बात करेंगे कवक का और कवक से होने वाले रोग, तो वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप यह जानिए कि मनुष्य और पौधों में रोग भी उत्पन्न होता है कवक का। अब करते हैं बात पादप जगत की, प्लांटी। क्राउन जी कैसे देख रहे हैं, इसीलिए क्राउन का ही बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी तरह से आपको जो क्लियर करने के लिए यहां फिगर का सहारा हम लोग लेंगे, पिक्चर का सहारा। तो देखिए, पादप की बात करें यानी कि प्लांट किंगडम की बात करें, तो पादप को दो पार्ट में यहां पर बांट करके दिखाया गया। एक पादप ऐसा, एक प्लांट, एक पेड़ पौधा ऐसा जिसका पादप शरीर, जो उसका शरीर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बिना किसी विभेदन के है, यानी बिना विभाजन के है। कुछ भी उसमें नहीं दिख रहा है सही सही कि पत्ता ऐसे है ना, उसका तना इस प्रकार से है, फूल लगा है, फल लगा है, मतलब अलग अलग पत्ते, फूल, तना, उसकी टहनी, ये सब कुछ नहीं है। बस एक क्या है, थैलस टाइप स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा पादप का शरीर जिसका कोई भी पार्ट अच्छे से विभाजित नहीं किया गया है, बस एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर धरा पड़ा है। एक आप कह सकते हैं लेद्धा टाइप, ठीक है, लेद्धा टाइप जो है यह पड़ा है और उसमें ना कोई पत्ता, फूल, तना, ये सब का कोई भी स्ट्रक्चर डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार का एक पादप होता है। और एक पादप होता है जो पूरी तरह से विभेदित रहता है, मतलब उसका पत्तियां, फूल, तना, फल सब कुछ रहता है, ठीक है। तो दो प्रकार के पादप हैं। और अगर बात करेंगे उस प्रकार के पादप की जिसमें किसी भी प्रकार का तना, फूल, पत्तियां का विभाजन नहीं रहता, आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है थैलोफाइटा। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि जो क्रिप्टो गेम्स के अंदर तीन फाइलम को देखा गया था, कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो है इसके बारे में देखा था। तो थैलोफाइटा जो है इसमें किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं है पादप शरीर का, या कोई विभाजन आपको डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा कि यह पत्ता है, तना है, फूल है, ये सब। उसके बाद एक होता है कि पूरा तरह से डिवाइड रहे, पत्ती, फूल, तना, ये सब सब कुछ रहे, ठीक है। और उसमें ही अगला है एक जो पादप बिना संवहनी उत्तक का, बिना संवहनी उत्तक मतलब वस्कुलर जो टिश्यू होता है, जिसमें कि आप जाइलम, फ्लोएम पढ़ते हैं, जो कि धरती से जल को या फिर जो पोषक पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों के द्वारा बना हुआ खाना जो है, जो वो जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो वो कौन करता है, वस्कुलर संवहन उत्तक कहता है, जाइलम, फ्लोएम। तो वो अगर नहीं रहे पादप में, किसी पादप में अगर वो नहीं है, तो वो है आपका ब्रायोफाइटा। कौन है, ब्रायोफाइटा। इसमें जो है इस प्रकार का जाइलम, फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। और एक पादप है जो संवहनी उत्तक उसमें रहता है, यानी कि वस्कुलर जो टिश्यूज हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, वह रहता है। लेकिन वह पादप भी दो प्रकार के भाग में बटे रहते हैं, जिसमें बीज नहीं रहेगा और जिसमें बीज रहेगा, ठीक है। बीज जिसमें नहीं रहेगा, और इस एक होता है जिसमें बीज रहेगा। अब जिसमें बीज नहीं है, बीज नहीं है, किसी प्रकार का बीज नहीं है, तो वह टेरिडोफाइटा है। लेकिन इसमें फूल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, बीज नहीं है और फूल, पुष्प और पुष्पोद्भिद में ही है टेरिडोफाइटा। तो तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। याद रखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। और जिसमें बीज है, तो बीज वाले को बांटा गया है किसमें, तो दो टाइप में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जिम्नो, जिसका कि अर्थ होता है, इसको तोड़ करके अगर देखिएगा, जिम्नो मतलब होता है नग्न, और स्पर्म मतलब बीज, नग्न बीजी। तो नग्न बीजी जिसका बीज जो है,
बीज तो है लेकिन उसका बीज जो है नेक्ड अवस्था में है, हम उसको देख सकते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियो का मतलब पहले भी मैंने कहा कवर्ड बीज, तो यह पूरी तरह से कवर्ड रहता है, आवृत बीज भी जिसे कहते हैं। और फलों के अंदर जैसे आम है, सेब है, इसके बीज क्या है, इसके अंदर है, फलों के अंदर है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, तो वह होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। हमने पीछे इसका डिवाइड करके बताया है इसको। तो फलों में बंद बीज एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। अब एंजियोस्पर्म में होता है एक डाइकोट, 2 बीज पत्र वाले, और एक बीज पत्र वाले, जिसके बारे में हमने बताया कि आप अगर अपने हाथ से कोई भी दाल दलहन को तोड़ेंगे तो वह 2 बीज पत्र में अगर टूट जाता है तो वह द्विबीजपत्री है। और जैसे चावल है, गेहूं है, इसको आप अगर चावल है तो इसको आप अगर तोड़ेंगे तो कैसा होगा, एक ही बीज निकलेगा उसके अंदर से, तो एक बीज पत्री। तो बीज तो है, कवर्ड भी है, तो वह एंजियोस्पर्मी। और अगर बीज 2 पत्र है तो 2 बीज पत्री, एक बीज पत्र वाला है तो एक बीज पत्री, ठीक है। और अगर बीज है लेकिन उसका जो मतलब वह कवर्ड नहीं है, फल वो बाहर है, ठीक है, तो वो नग्न बीज होता है, उसे जिम्नोस्पर्म के अंदर हम लोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। थैलोफाइटा देखेंगे, और थैलोफाइटा में देखो दोस्तों, जो थैलोफाइटा है पादप जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, पादप जगत का सबसे बड़ा फाइलम है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंजाई है, जीवाणु बैक्टीरिया है, एल्गी है, शैवाल, ठीक है, शैवाल है, ये सब जो है थैलोफाइटा के, थैलोफाइट्स के क्या है, उदाहरण है। तो थैलोफाइटा का जो शरीर है वह क्या कहलाता है, थैलस कहलाता है, क्योंकि पादप शरीर जो थैलोफाइटा का होता है वह किसी भी प्रकार का जड़, तना, स्तंभ ये सब में विभाजित नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं रहता है थैलोफाइटा के अंदर, ठीक है, किसी भी प्रकार से वह विभाजित नहीं होता है। अधिकांश पौधे जो थैलोफाइट्स में, जो अधिकांश पौधे होते हैं वो जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि एल्गी है, तो ज्यादातर एल्गी कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, ठीक है। थैलोफाइटा का ज्यादा शरीर जो है वो कहाँ पाया जाता है, पानी में। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल पानी में ही पाए जाएंगे, यह क्या होता है, जो थैलोफाइट्स होते हैं वह सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जा सकते हैं। और थैलोफाइटा में हम लोग जो है इस वर्ग के पौधे शैवाल कहलाते हैं। थैलोफाइट्स में जो एल्गी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एल्गी है, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कवक को पढ़ा, ठीक है, वह भी थैलोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है। कवक जो है, जो फंजाई है, वह भी थैलोफाइट्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद जीवाणु भी थैलोफाइट्स के अंदर आता है। तो ये सब आपको याद रखने चाहिए। और सबसे बड़ा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वह थैलोफाइट्स ही है। क्या है, थैलोफाइट्स ही है। और इसके जो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वह शैवाल कहलाते हैं। हम लोग शैवाल को आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थैलोफाइट्स में लाइकेन को पढ़ते हैं, कि जो कवक और लाइकेन जब आपस में मिल करके जो बनाता है उसे लाइकेन, कवक और शैवाल, फंजाई और शैवाल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन की खोज किसने करी थी, लाइकेन किसके अंदर आता है, थैलोफाइट्स के अंदर आता है। लाइकेन की खोज तुलासने ने की थी, किसने, तुलासने ने की थी। और इसकी संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन डी बेरी ने किया। लाइकेन की संरचना का सर्वप्रथम सबसे पहले अध्ययन डी बेरी ने किया। और लाइकेन एक सहजीवी जीव है, मतलब सहजीवी जीव, 2 जीवों के मिल करके मतलब बने रहने के बाद जो जीव बनता है वही है लाइकेन, जिसमें शैवाल एवं कवक यानी कि जो एल्गी है और जो फंजाई है वो आपस में मिल करके, जुड़ करके संयुक्त रूप से जब रहता है तो लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन के उदाहरण हैं लिकेनोरा, रैमेलाइना और क्लेडोनिया। लिकेनोरा, रैमेलाइना और क्लेडोनिया, याद रखिएगा ये लाइकेन्स के उदाहरण हैं। लिकेनोरा, क्रेमेलाइना और क्लेडोनिया, लिकेनोरा, क्रेमेलाइना और क्लेडोनिया। अब हम बात करते हैं थैलोफाइट्स के अंदर शैवाल की, किसकी, शैवाल की बात करते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल जो है नम भूमि यानी कि वेट लैंड में, अलवणीय, कोई लवण ना हो, सॉल्टी भूमि जल में, या फिर लवणीय जल में यानी कि समुद्र वाले जल में भी, जो आपका जो मीठा पानी का जल है उसमें भी शैवाल क्या हो सकते हैं, उग सकते हैं, ठीक है। वृक्षों की छाल पर, ठीक है, जो वृक्षों पेड़ पौधों का छाल होता है उस पर भी शैवाल पाए जा सकते हैं। और चट्टानों पर आपने देखा होगा, शैवाल को आपने देखा होगा कि नम भूमि में जो आपका आगे जो आपके चारों ओर किसी प्रकार का नम भूमि वेट हो जाता है, जब पानी पानी हो जाता है तो उसमें क्या है, शैवाल उग जाते हैं, ठीक है। हरा हरा काई के जैसा देखा होगा आपने, वो शैवाल है। तो जो शैवाल के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो सबको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो क्या है, नम भूमि में, अलवणीय, लवणीय जल में, वृक्षों की छाल, चट्टानों पर शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल एक कोशिकीय यानी कि यूकैरियोटिक्स शैवाल भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। शैवाल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगर एक कोशिकीय शैवाल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय शैवाल है। और बहुकोशिकीय शैवाल
अल्वा होते हैं, ठीक है। बहु अल्वा जो है, अल्वा देखिए ये सब शैवाल का ही उदाहरण है, ठीक है। शैवाल एल्गी का ही उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास अगर पूछा जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो आपको बताना होगा यह शैवाल है। अल्वा क्या है? शैवाल है। और यह अल्वा जो है वह बहुकोशिकीय है, मतलब वह मल्टी सेल्यूलर है, या फिर यह कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक शैवाल जो है वो अल्वा है। और क्लेमाइडोमोनास, तो एक एक करके इसको देखेंगे। कुछ शैवाल कॉलोनी बना करके रहते हैं, ग्रुप्स में समूह बना करके रखते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स। और कुछ तंतु में, मतलब कि जो थ्रेड टाइप से, जो फिलामेंट टाइप से शैवाल होते हैं, उसे कहा जाता है यूलोथ्रिक्स। क्या कहा जाता है? यूलोथ्रिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो है अल्वा, जिसे अभी मैंने कहा था यह एक एल्गी है, ठीक है, जो कि जब मैंने बताया था कि यह पानी में चाहे जमीन पर हर जगह उग सकते हैं, ठीक है। तो अल्वा जो है यह एक बहुकोशिकीय शैवाल है। क्या है? मल्टी सेल्यूलर एल्गी है, ठीक है। अल्वा, ये अल्वा है, अल्वा का उदाहरण है। आगे हमने बात किया था कि जो एक कोशिकीय ये क्या है? क्लाइडो क्या बोलते हैं, क्ले माइडोमोनास, ये जो सवाल है ये एक कोशिकीय सवाल होता है, ठीक है। एक कोशिकीय सिंगल सेल, ठीक है, जिसे कि प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। उसके बाद ग्रुप्स में बना करके जो सवाल रहते हैं उसको कहा जाता है यूलोथ्रिक्स। ये जो देख रहे हैं यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। और एक जो सवाल था तंतु में सवाल, या फिर फिलामेंट टाइप से, तो यहां पर आप देख रहे होंगे तंतु में सवाल जो ये है, इसको क्या कहा जाता है? सॉरी, तंतु में सवाल को यूलोथ्रिक्स कहा जाता है। और ये वॉल्वॉक्स है, ठीक है। ये जो ग्रुप्स में बनाकर रहता है ये वॉल्वॉक्स है, ठीक है, वॉल्वॉक्स। और एक शैवाल जो होता है, आप देख रहे होंगे कि शैवाल कछुए के शरीर पर, ठीक है, कछुए के शरीर पर जो शैवाल मतलब आवरण बना करके कछुए के शरीर पर उगता है, तो उसे कहा जाता है प्रोटोडर्मा। याद करिए, याद रखिएगा, प्रोटोडर्मा नाम का जो शैवाल है वह कछुए के शरीर पर उगाता है। कछुए के शरीर पर उगाता है प्रोटोडर्मा नाम का शैवाल। और चूंकि ये थैलोफाइट्स के अंदर आते हैं, तो क्या आप किसी भी शैवाल में या फिर एल्गी में किसी प्रकार का पत्ती, तना, स्तंभ, फूल किसी भी प्रकार का आपको दिखाई देता है? नहीं ना। तो वही है थैलोफाइट्स, मतलब इसका कोई भी स्ट्रक्चर, जो इसका शेप है, या इसमें कोई पत्ती या फिर किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यह थैलोफाइट्स है। और पूरे प्लांट जगत में, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम थैलोफाइट्स का ही है। प्रोटोडर्मा, जो कि कछुए के शरीर पर उगाता है, प्रोटोडर्मा। लाल रंग का भी शैवाल होता है, ठीक है, जिसे रेड एल्गी कहा जाता है। रेड एल्गी, लाल रंग का शैवाल। अब लाल रंग के शैवाल के कारण ही समुद्रों में जब लाल रंग का शैवाल पूरा भर जाता है तो समुद्र लाल दिखाई देने लगता है, जैसे कि रेड सी है, ठीक है। तो रेड सी, तो वह क्या है? शैवाल का जमाव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो थैलोफाइट्स के अंदर शैवाल है। और अब हम लोग देखेंगे कि शैवाल के जो कुछ इंपॉर्टेंट, जो शैवाल के कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो फायदेमंद सवाल है, क्या क्या इसका यूज है, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने शैवाल को देखा, एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास को, बहुकोशिकीय अल्वा को भी देखा, जो ग्रुप बनाकर रहते वॉल्वॉक्स देखा, कुछ फिलामेंटस शैवाल है यूलोथ्रिक्स को देखा। उसके बाद ये शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये क्या है? अपने से भोजन बनाते होंगे, है ना, अपने से भोजन बनाते हैं। एक कछुए के शरीर के ऊपर जो शैवाल, और सारे के सारे एल्गिस जो है शैवाल है वह थैलोफाइट्स में आता है। और थैलोफाइट मतलब क्या? कि किसी भी प्रकार का ना पत्ती, तना या फूल, बीज, किसी भी प्रकार का यह अलग अलग विभाजित नहीं होता है। यह इसका जो शरीर है इसको थैलस कहलाता है। इसका शरीर क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। और इसका यही है, ठीक है। और यह हर जगह पाया जाता है, ठीक है, हर जगह पाया जाता है। पूरे विश्व में अगर प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा बड़ा समूह है वो तो वह थैलोफाइटा ही है, थैलोफाइटा ही है। अब बात करते हैं इसके कुछ शैवाल के, एल्गी के कुछ आर्थिक महत्व के बारे में। आर्थिक महत्व के बारे में हम कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समुद्री घास, जिसे कि सीवीड्स कहा जाता है। समुद्री घास, सीवीड्स, यह शैवाल है। आपको अगर पूछा जाएगा कि सीवीड्स जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का शैवाल है, थैलोफाइट्स के अंदर आता है। जो भूरा शैवाल, जैसे कि लैमिनेरिया सरगैसम, का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, आजकल जो शैवाल है, शैवाल को भोजन के रूप में, मतलब फूड के रूप में, इसको फूड आइटम के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलन इसका बढ़ा हुआ है, क्योंकि शैवाल में, एल्गी में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो सीवीड्स यानी कि जो समुद्री घास जिसे कहते हैं, भूरा शैवाल, ठीक है, जैसे कि लैमिनेरिया है, सरगैसम है, तो ये सारे के सारे शैवाल है, एल्गी है, और इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा, भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति से प्राप्त एल्जिन का प्रयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है। भूरे शैवाल यानी कि जो सीवीड्स वगैरह हैं, लैमिनेरिया, सरगैसम, इन सब का जो कोशिका भित्ति, इससे प्राप्त जो एल्जिन है, इसका प्रयोग जो है रबड़ उद्योग में किया जाता है। लैमिनेरिया नाम के शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लैमिनेरिया नाम के शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगर है लाल शैवाल, जिसके बारे में अभी बात किए थे, रेड एल्गी, ठीक है, तो लाल शैवाल जैसे कि ग्रेसिलेरिया है, जेलिडियम है,
इससे निकाला जाता है लाल शैवाल जैसे ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। देखिए अगर नाम का जो क्या है लाल शैवाल जैसे कि ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम से निकाला जाता है। और इसका जो अगर का प्रयोग है, इसका प्रयोग बेकरी, मिठाई, दंत मंजन निर्माण और कृत्रिम वृद्धि माध्यम में होता है। मतलब कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से अगर कुछ ग्रो करवाना है, ठीक है, किसी को, तो उसके लिए इसका यूज होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका नाम है क्लोरेला। याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका नाम है क्लोरेला। और इसका प्रयोग भोजन के रूप में कब किया जाता है? तो जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो किसको लेकर के जाते हैं? क्लोरेला को लेकर के जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्लोरेला, अभी हमने बात किया कि जो सवाल है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब है कि ये अपना भोजन खुद से बनाएगा, और जब अपना भोजन खुद से बनाएगा तो तो क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब कोई प्लांट भोजन बनाता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जब अंतरिक्ष यात्री इसको लेकर के जाते हैं तो इसको भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, और उससे क्या होता है? इन लोगों को ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। अब क्या है कि क्लोरेला को ही क्यों लेकर के जाते हैं? तो क्लोरेला में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लोरेला में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और क्लोरेला का जो ग्रोथ है, क्लोरेला जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। मान के चलिए आज क्लोरेला को यहां इतना सा रख दिए, थोड़े ही देर में यह क्लोरेला इतना हो जाएगा, फिर और छोड़ दीजिए तो ये इतना हो जाएगा। तो क्लोरेला बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो क्या करता है अंतरिक्ष यात्री? इसे खा लेता है और थोड़ा सा छोड़ देता है, वो फिर बढ़ जाता है, फिर खा लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से उसका जो वो क्लोरेला भोजन है वह कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए वह क्लोरेला को लेकर के जाते हैं। अब देखिए सिनडेस्मस का प्रयोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किया जाता है। सिनडेस्मस नामक शैवाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंगल सेल प्रोटीन के लिए किया जाता है। तो यह हम लोगों ने देखा क्लोरेला के बारे में। शैवाल क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। जब स्पेस में रिसर्च वगैरह कुछ होता है तो अंतरिक्ष यात्री लेकर के जाते हैं अपने साथ क्लोरेला, ताकि हम खाते रहेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और ये खत्म भी नहीं होगा, तुरंत तुरंत बढ़ेगा भी। इसीलिए क्लोरेला को लेकर के जाया जाता है। अब अगला जो प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे यह है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों का पादप वर्ग के उभयचर। मतलब कहा जाता है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन फाइलम किसे कहा जाता है? उभयचर फाइलम किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पानी में भी उगता है, जमीन पर भी उगता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन फाइलम कहा जाता है प्लांट किंगडम का। अगर आपसे पूछेगा कि प्लांट किंगडम का पादप जगत का उभयचर फाइलम कौन सा है, एम्फीबियन फाइलम कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा है, क्योंकि यह जमीन पर भी पाया जाता है और पानी पर भी पाया जाता है, पानी में भी होता है। ठीक है। उसके बाद यह जो इसका जो ब्रायोफाइटा का जो पादप शरीर है, जो शरीर है, इसका एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य वस्तुओं के लिए विशिष्ट उत्तक जैसे जाइलम फ्लोएम इसमें भी नहीं पाया जाता। यानी कि संवहन उत्तक जो है इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे हम ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा का जो पौधा है, जो ब्रायोफाइटा का पौधा है, इसका पौधा तना और पत्तों जैसी संरचना में बटा होता है। इससे पहले हमने बात किया था थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा में किसी भी प्रकार का तना, पत्तियां, यह सब नहीं था। पूरा एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, पूरा एक लेद्धा जिसको कहा जा सकता है। उसमें ना कोई पत्ती वगैरह, बस छिरियाया हुआ है, ठीक है, चारों ओर पूरा फैला हुआ है, इस प्रकार से था। ना कोई पत्ती, पौधे, तना, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा के पौधा जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, इसमें तना, पत्ती, ये सब संरचना में बटा होता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो होगा ही, है ना। अब क्या होता है, यह जो ब्रायोफाइटा है, इसमें तो हम लोगों ने देख लिया कि ब्रायोफाइटा में संवहन तक नहीं होता है, वस्कुलर जो टिश्यू होता है, जाइलम फ्लोएम, यह सब नहीं होता है। लेकिन अब यह जो है किस प्रकार से अपना भोजन करेंगे, ठीक है, या फिर इसके जो जब यह तना और पत्तियों में बटा है ब्रायोफाइटा, तो इसके पत्तियों, तना को किस प्रकार से भोजन मिलेगा, किस प्रकार से यह जिएंगे। तो इसमें जो जड़ होता है, जड़ के स्थान पर मूलांग पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यह पानी वगैरह में, अगर कहा मैंने कि ब्रायोफाइटा पानी में होता है, तो इस प्रकार से अगर जैसे काई, ठीक है, मॉस जिसको कहा जाता है, तो पानी के ऊपर इस तरह से काई जम जाता है, ठीक है। इस तरह से पानी के ऊपर आपने देखा होगा कि काई जम जाता है। एक मिनट, मैं थोड़ा कलर से दिखा देता हूं आपको। पानी के ऊपर इस तरह से काई जम जाता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो पानी, या फिर आपके घर वगैरह में जब आप बहुत दिन से कुछ साफ सफाई नहीं किया है तो वहां काई जम जाता है, जहां पर पानी वानी होता है, ठीक है। देखिए, यह उभयचर इसीलिए है क्योंकि इसे
यह जमीन पर भी पाया जाता है और इसके लिए क्या है आपको पानी की इसको निषेचन के लिए इसको पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, इसीलिए इसको उभयचर कहा जाता है। और दूसरा यह जब पानी वगैरह में जिस पानी वाले जगह पर ये काई की तरह ये फैल जाता है तो इसके नीचे जो है छोटे छोटे इस तरह से जड़ जैसे, ठीक है, पानी में रहेगा तो इस तरह से आपने देखा होगा, कोई अगर आप काई वगैरह को उठाइएगा तो इस तरह से नीचे जड़ के जैसा रहता है, जिसे कहा जाता है रिजियोड्स। क्या कहा जाता है? रिजियोड्स या फिर मूलांग कहा जाता है। और इसी से ये क्या करता है भोजन वगैरह अपने में लेता है, ठीक है। तो यह हो गया मॉस। और देखिए ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा जो है सबसे मतलब इसमें आपने क्या देखा कि इसमें कोई संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। और ब्रायोफाइटा का अगर उदाहरण देखें तो मॉस जो काई वगैरह है, ठीक है, जैसे फ्यूनेरिया हो गया, मार्केंसिया, लीवरवर्ट, याद रखिएगा लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, स्पैग्नम। और ये जो ब्रायोफाइटा में स्पैग्नम है, ठीक है, ये जो स्पैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यह स्पैग्नम। और स्फैग्नम का काम क्या होता है? यह पानी को सोखने में बहुत माहिर है, ठीक है। स्फैग्नम जो है, स्फैग्नम नाम का ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइट्स में जो स्फैग्नम है यह पानी को सोखने में बहुत तेज है। इसके एक अगर एक मतलब 1 किलो आपके पास स्फैग्नम है तो यह आपका 20 लीटर पानी को सोख सकता है, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्फैग्नम का काम पानी को सोखने के लिए किया जाता है, ठीक है। पानी को सोखने के लिए स्फैग्नम का यूज कराया जाता है। तो स्फैग्नम इस तरह से आप याद रखेंगे, मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, ये सब क्या है? ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, काई वगैरह जो है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो ब्रायोफाइटा का आप यहाँ पर मॉस है ये, ठीक है, काई के जैसा पूरा फैला हुआ है। और ये है आपका स्फैग्नम, स्फैग्नम, ठीक है। देखिए यहाँ पर पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां हैं, तने हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें, ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं होता है, ठीक है। वस्कुलर जो टिश्यू होता है वह नहीं होता है। तो इसमें जो जाइलम फ्लोएम होता है यह सब नहीं होता है। लेकिन इसमें जड़ के जगह पर मूलांग पाए जाते हैं, रिजियोड्स पाए जाते हैं, ठीक है, रिजियोड्स पाए जाते हैं। और अगर इसके ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें तो मॉस, काई जिसे कहा जाता है, ये सब होता है, ठीक है, मर्केंसिया। और ये जो स्फैग्नम है, ये जो स्फैग्नम आप देख रहे हैं इसका ये जो है स्फैग्नम का के द्वारा हम लोग कर सकते हैं कि यह जल को पूरी तरह से अवशोषित करके और जल का संग्रहण करने का क्या इसमें बहुत ज़्यादा इसका कैपेसिटी होता है। और इसका जो प्रयोग है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो नर्सरी वगैरह में जो पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, पेड़ पौधों को जल का जरूरत है, पानी का जरूरत है। तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ये स्फैग्नम को रख दिया जाता है और उसमें पानी दे दिया जाता है। अब क्या होता है, यह सोख के रख लेता है और पानी इसकी कमी वो पेड़ पौधों को नहीं होने देता है। तो अगर ब्रायोफाइटा को हम अगर थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं समराइज कर दें तो यह एक पादप जगत का उभयचर जाति है, ठीक है। उभयचर मतलब एम्फीबियन। दूसरा, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। और दूसरा इसमें मॉस है, मर्केंसिया या फिर स्फैग्नम है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगर ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में देखें तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा में हमने बात किया स्फैग्नम, जिसका काम होता है यह जो है स्फैग्नम के द्वारा जल अवशोषित या करने में बहुत माहिर होता है। जल संग्रह करके अवशोषित करके उसको स्टोर करने की क्षमता इसमें बेजोड़ होती है। और इसका प्रयोग वही नर्सरी वगैरह में पेड़ पौधों को एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाने का काम यह करते हैं। वहीं पर मॉस जो काई होता है वह पादप अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पेड़ पौधों का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ब्रायोफाइट्स जो है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है, फ्यूल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अगला जो प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगेम्स के अंदर आता है वह है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा जो फाइलम है, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में बटा होता है। मतलब कि अब धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया। पहले कुछ नहीं था, जड़, तना, पत्ती ये सब कुछ नहीं था। फिर ब्रायोफाइटा में जड़, तना, तना और पत्ती आया, जड़ के जगह पर मूलांग थे। लेकिन टेरिडोफाइटा जब आगे और बढ़े तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती ये सब में बटा था। और इसमें संवहन उत्तक भी पाए जाते थे, मतलब पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम में। इसमें संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइटा में। किसमें? टेरिडोफाइटा में। इस वर्ग के सभी पौधों मतलब टेरिडोफाइटा वर्ग के सभी पौधों में भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है तथा पीढ़ियों का एकांतरण भी होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसका अंतरण भी होता है। लेकिन इसमें जाइलम और फ्लोएम तो होता है, जैसे कि इससे पहले ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं थे।
टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम आया, लेकिन बात करेंगे कि जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन जाइलम में वेसेल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू को, तो वहां पर हम लोग देखने वाले हैं जाइलम फ्लोएम को, जाइलम में वेसेल्स और क्या बोलते हैं कि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होते हैं, यह इसमें नहीं होता है। मतलब डेवलप्ड, जो पूरी तरह से डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होता है, बस है। इसका जो उदाहरण अगर देखेंगे टेरिडोफाइटा का, तो फर्न है, मुगदर मॉस, अश्वबार, हॉर्सटेल जिसे कहा जाता है, ये सब इसके उदाहरण। याद रखना है टेरिडोफाइटा के जो उदाहरण फर्न, मुगदर मॉस, अश्वबार, हॉर्सटेल जिसे कहा जाता है। अब हम लोगों ने देख लिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हम लोग देखेंगे फेनोरोगेम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों से बना है, जिम्नोस तथा अस्पर्मा। जिम्नोस तथा अस्पर्मा, जिम्नोस का अर्थ होता है नग्न तथा अस्पर्मा का अर्थ होता है बीज, मतलब नग्न बीजी पौधे। नग्न बीजी पौधे, बीज तो होते हैं लेकिन बीज जो है कवर्ड नहीं होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं, ओपन होते हैं। ये पौधे मतलब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यह जो पौधे होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं तथा काष्ठीय होते हैं, मतलब इसमें लकड़ी जो है बहुत होता है। ये पौधे जो हैं जैसे कि साइकस है, पाइनस है, इसे हम अभी दिखाएंगे आपको। इनका सामान्य पौधा बीजाणुद्भिद भी मतलब स्पोरोफाइटी अवस्था का होता है। देखिए ये जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, इसमें जो बीज मतलब यह किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि यह जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, ठीक है। तो इसमें जो फल वगैरह होते हैं, तो उसमें बीज जो होता है वह बाहर ओपन अवस्था में रहता है, फल के अंदर नहीं होता है, नग्न बीजी। कवर्ड इसमें बीज नहीं होता है। यह सदाबहार होते हैं, बहुवर्षीय मतलब हमेशा बहुत लंबे समय तक ये टिकते हैं, सदाबहार हमेशा रहते हैं। उसमें से उदाहरण है साइकस है, जैसे साइकस है, जिम्नोस्पर्म में पाइनस है, ठीक है। तो ये सब है आपके जिम्नोस्पर्म पौधों के उदाहरण। इसके आर्थिक महत्व के बारे में अगर बात करेंगे, तो साइकस के स्टार्च से साबूदाना निकाला जाता है। साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, साइकस के स्टार्च से साबूदाना निकाला जाता है। और पाइनस जिसे चीड़ कहा जाता है, इससे तारपीन, रेजिन एवं बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त करी जाती है। पाइनस से तारपीन, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। पाइनस जिरार्डियाना के बीज से, पाइनस जिरार्डियाना के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये जो चिलगोजा है आप इसके बारे में जानते होंगे, चिलगोजा आप खाए भी होंगे, है ना। तो जो पाइनस जिरार डियाना है, इसके बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। पाइनस की से जो चीड़ वाला है, उससे तारपीन, रेजिन, बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होता है। साइकस के स्टार्च से साबूदाना निकाला जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेम की। तो क्रिप्टोगेम के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा नग्न भ्रूण पाए जाते हैं। जो क्रिप्टोगेम मतलब अपुष्पोद्भिद है, ठीक है। अपुष्पोद्भिद मतलब पुष्पीय पौधे नहीं है, पुष्प वगैरह नहीं है, और इसमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जो बीजाणु कहलाते हैं, बीजाणु। और इन तीनों समूहों के, ये जो तीनों समूह है, कौन कौन से समूह, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और क्या बोलते हैं कि टेरिडोफाइटा, इन तीनों समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। जो जननांग जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन करेंगे, ये अप्रत्यक्ष होते हैं प्लांट्स में। इन तीनों समूह के प्लांट्स में अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, और ये बीज उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, और अतः इन्हें क्रिप्टोगेम कहा जाता है। यानी कि क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं होते हैं और यह बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, इसीलिए इसे अपुष्पोद्भिद भी कहा जाता है, क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है। अगर फेनोरोगेम की बात करें, तो जिन पौधों में जनन ऊतक मतलब जनन ऊतक जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज वगैरह पूरी तरह से विकसित और विभेदित होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां देखने वाले हैं। और जो जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न भी करते हैं, उन्हें फेनोरोगेम कहता है। और जैसे कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने देखा नग्न बीजी, और एंजियोस्पर्म जो है एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना होता है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, कवर्ड, और स्पर्म का मतलब बीज। एक ऐसा मतलब जो ऐसा, अर्थात यह जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, इसके बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, इसके बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। और बीजों का विकास अंडाशय के अंदर ही होता है, अंडाशय ओवरी के अंदर ही बीजों का विकास होता है, और जो बाद में फल के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि आम है, क्या बोलते हैं, जो आपका सेब है, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। इसके अंदर बीज होता है, और बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है, और यही चीज जाकर के फल के रूप में विकसित हो जाता है। इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो एंजियोस्पर्म है, इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। यानी कि जब फल बनता है, तो फल से पहले क्या होता है, फूल होता है, तब जाकर के फल होता है, तो इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन बीज पत्रों में संचित होता है। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म पौधों में भोजन जो होता है वह बीज पत्रों में संचित होता है, अथवा भ्रूण पोष में भी संचित होता है। बीज
बीजपत्र जो कोटिलेडनस है के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। अगला है माइकोराजा, तो पाइनस की जड़ों में जो कवक जो फंजाई सहजीवी की तरह रहते हैं उसे माइकोराजा कहा जाता है। पाइनस मतलब कि जो अभी हम लोगों ने देखा था जिम्नोस्पर्म टाइप के जो पौधे होते हैं उसके जड़ों में फंजाई सहजीवी की तरह, मतलब उसके जड़ को भी यह उस पौधे को भी क्या करते हैं, कुछ फायदा पहुंचाते हैं और खुद उससे क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। तो कवक जो कवक पाइनस की जड़ों में सहजीवी की तरह रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए रहते हैं, तो उसे माइकोराजा कहते हैं। अब यहां पर है द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म और एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म। कुछ कुल दिए गए हैं, फैमिली दिए गए हैं और उसके उदाहरण दिए गए हैं, और यहां पर एक बीजपत्री के दिए गए हैं। एक बीजपत्री में आप देख कि प्याज है, लहसुन है, कोलचिकम है, घृत कुमारी, लीलियम, ड्रेसिना, गेहूं क्या है, एक बीजपत्री है। मक्का एक बीजपत्री। फिर उसके बाद धान एक बीजपत्री। आप इसके कवर को जब उठाएंगे गेहूं के तो उससे एक बीज निकलेगा, ना कि दो। जौ है उससे आप कवर करेंगे हटाएंगे तो एक बीज निकलेगा। दूब है, ईख है, बांस, खजूर, नारियल, सुपारी। तो ये आपको उदाहरण आपको एक दो बार आप इसे देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यहां पर भी है, इसे भी आप एक दो बार इसे देख लेंगे, उदाहरण याद हो जाएगा। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सरसों जो है वह बताइए द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री। तो सरसों के कवर को आप हटाइएगा तो क्या एक बीज निकलेगा कि बहुत सारे बीज निकलेंगे, तो बहुत सारे निकलेंगे। द्विबीजपत्री का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं कौन से कुल के अंदर आता है, यह भी पूछा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर विक्चर लगा करके, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का कुल से रिलेटेड और उसके उदाहरण से रिलेटेड। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी तक हम लोगों ने जो देखा प्लांट किंगडम में क्या देखा हम लोगों ने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उस पे उससे पहले कवक देखा है, और उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा जीवाणु और क्या बोलते हैं विषाणु के बारे में, प्रियोन क्या है, विरियोड्स क्या है। तो ये हम लोगों ने देखा, इसे आप एक दो बार अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, और उसके बाद क्राउन जीके को हम लोग 10 पार्ट या उससे पहले ही कवर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें और इस वीडियो सीरीज को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और उसके बाद पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा।